क्लाइंट और सर्वर में क्या डिफरेंस है? क्या है क्लाइंट और क्या है सर्वर? बताओ बस। सर क्लाइंट हमारा जो एज जैसे डेस्कटॉप पे इसमें वर्क कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट अगर हम एक्सेप्ट करनी होती है तो हम सर्वर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, क्लाइंट जो होती है, क्लाइंट भी एक मशीन है, सर्वर भी एक मशीन है। एक मशीन दूसरे मशीन को जो रिक्वेस्ट भेजता है, तो रिक्वेस्ट भेजने वाला क्लाइंट होता है और रेस्पॉन्स रिटर्न करने वाला सर्वर। ठीक है, तो यहाँ लैपटॉप हो या कोई सर्वर हो, एक सर्वर दूसरे सर्वर को भी अगर रिक्वेस्ट भेजता है, तो जो सर्वर रिक्वेस्ट भेज रहा है वो सर्वर क्लाइंट कहलाएगा, और जो सर्वर रेस्पॉन्स दे रहा है वो क्या कहलाएगा? सर्वर। ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर, फिर एक सर्वर होता है जो सर्वर उसको रेस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, क्लाइंट मीन्स जो रिक्वेस्ट सेंड करता हो, और सर्वर मीन्स जो रेस्पॉन्स रिटर्न करता हो। सिंपल है ना? क्या समझ में आया? हाँ जी सर। क्लाइंट वो है जो रिक्वेस्ट करता हो किसी सर्वर को, और सर्वर वो है जो रेस्पॉन्स रिटर्न करता हो क्लाइंट, है ना? ठीक है, तो रिक्वेस्ट मीन्स मालूम है रिक्वेस्ट, सर्वर को कैसे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे? यूआरएल के थ्रू। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल, यूआरएल बोलो। यूआरएल सर एक नेम होता है, जैसे जैसे हम सर्च करते हैं तो हम उसका, जैसे google.com हो गया, वो गूगल हमारे डॉट, यूआरएल है। ठीक है, तो यूआरएल क्या है कि उस मशीन का एड्रेस और उस मशीन में जो एप्लीकेशन रन हो रहा है, और उस एप्लीकेशन में कौन सा मेथड है, कौन सा लॉजिक है, कौन सी फंक्शनलिटी है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, जिसको आप फेच करना चाहते हैं या जिसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसके कॉम्बिनेशन को मिला के एक यूआरएल बनाया जाता है। तो मशीन की आईपी एड्रेस, मशीन का पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट नंबर पे वो मशीन रन हो रहा है, और मशीन में वो जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नेम, प्लस एप्लीकेशन में कौन से फंक्शनलिटी को आप एक्सेस करना चाहते हैं, किसकी रिक्वायरमेंट है, किसके लिए रिक्वेस्ट सेंड किए, इस कंप्लीट पाथ को बोलते हैं यूआरएल। ठीक है, समझ में आया? तो जब एक मशीन, एक क्लाइंट जब दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करती है, तो किसके थ्रू सेंड करती है? यूआरएल के थ्रू। ठीक है, तो यूआरएल कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनता है यूआरएल? यूआरएल, यूआरएल के लिए उस मशीन पे जाने के लिए तो हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स, एच टी टी पी प्रोटोकॉल्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एच टी टी पी कॉलन कौन सा सर्वर पे रन हो रहा है, ठीक है, तो इसका क्या होता है? या तो डोमेन नेम होगा या फिर आईपी एड्रेस। अगर डोमेन नेम एंटर करोगे तो वो रिप्लेस करता है, वो फाइंड करता है डीएनएस सर्वर में उसकी आईपी एड्रेस। जैसे AIT.com, AIT.com ये क्या है? आपका डोमेन नेम है। तो इसका आईपी एड्रेस क्या है? इसका आईपी एड्रेस आपको नहीं मालूम है, ठीक है, ना हमें मालूम, तो हम क्या करेंगे? क्या इसका आईपी एड्रेस एंटर करेंगे? नहीं। तो ये आईपी एड्रेस इंटरनली डीएनएस सर्वर पे जाता है, कॉल करता है किसको? AIT.com को। हे AIT.com, आप अपना आईपी एड्रेस बताएं, क्योंकि उस आईपी एड्रेस के बेस पे हम कनेक्ट करेंगे उस मशीन से जिस जहां हमें हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा होता है ना? तो ये रिटर्न करेगा कि आपको AIT.com आईपी एड्रेस।
तो आईपी एड्रेस इंटरनली उस मशीन के पास जाएगा, उस जिसका आईपी एड्रेस है उस मशीन के पास जाने के बाद कॉल करेगा माई माई फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन। ये मेरा माई फर्स्ट एंगुलर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का नेम। देन एप्लीकेशन के बाद किधर जाना है? एप्लीकेशन के बाद आपको कौन सा पेज पे जाना है? रजिस्टर पेज पे जाना है, लॉगिन पेज पे जाना है, ठीक है, लॉगिन पेज पे जाना है। लॉगिन पेज, लॉगिन एंटर करोगे, लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो लॉगिन कौन से पेज पे लेके जाएगा? इंटरनली डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड से आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं? डैशबोर्ड में आपने रिक्वेस्ट सेंड किया ऑल एम्प्लॉय, ऑल एम्प्लॉयज डिटेल्स, ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स। ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स में से आपको लिस्ट निकाल के दिया जाएगा सर्वर से। उसके बाद में आपने चेक किया किसका? एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स। आपको उसमें से एक एम्प्लॉय को रिमूव करना है या एडिट करना है या डिलीट करना है, तो आप प्रेस करेंगे एडिट ईएमपी। एडिट ईएमपी एक अगेन एक यूआरएल, एडिट एम्प्लॉय को एडिट करो, देन उसको पास करो उसकी आईडी। क्या है उसकी आईडी? उसकी 101, तो उसकी आईडी एडिट की जाएगी, फिर एक स्क्रीन दिया जाएगा। रिमूव करना है, ठीक है, एम्प्लॉयज, ऑल एम्प्लॉयज में से रिमूव, रिमूव करो किसकी? 101 की आईडी को, तो रिमूव किया जाएगा कहाँ से? डेटाबेस से। तो इस कंप्लीट, इसको क्या बोलते हैं? इस कंप्लीट पाथ को यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? यूआरएल कैसे बनता है? HTTP HTTPS प्रोटोकॉल्स होते हैं। HTTP HTTPS में डिफरेंस क्या है? HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या डिफरेंस है? HTTP क्या होता है? अनसिक्योर्ड होता है, और HTTPS क्या होता है? सिक्योर्ड होता है। किस रीजन से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बनाया गया है? क्या रीजन है? रीजन मालूम नहीं? तो HTTP और HTTPS जो सर्वर है, ये सर्वर सर्वर जिधर हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, एप्लीकेशन इसके अंदर, सर्वर के अंदर एप्लीकेशन होगा, एंगुलर एप्लीकेशन बोल दो, ठीक है, या जो भी होगा एंगुलर एप्लीकेशन, या फिर हम बोल सकते हैं बैकएंड का है तो स्प्रिंग एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन या माई एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन सर्वर पे जो रन हो रहा, ये एप्लीकेशन रन हो रहा, तो रन कहाँ होता है ये एप्लीकेशन? ये सर्वर एक मशीन है ना, सर्वर एक मशीन है, यस, सर्वर एक क्या है? मशीन है। किस टाइप की मशीन है की? जैसे कि आपका लैपटॉप, आपके लैपटॉप में क्या है? आपके लैपटॉप में क्या होता है जिधर एप्लीकेशन आपका रन होता है? बोलो यार, आपका एप्लीकेशन किधर रन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम चांस देता है कि है ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे एप्लीकेशन को रन करो, तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ आपकी ही एप्लीकेशन को रन करेगा या पैरेलली और भी एप्लीकेशन होंगे आपके लैपटॉप में? जैसे कि डाउनलोडिंग कर रहे हो, पिक्चर सुन रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, और वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, JVM, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं कहाँ? आपके सिस्टम में, मशीन में। मशीन
क्या होती है? मशीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। मशीन क्या होता है? मशीन लैपटॉप या डेस्कटॉप कोई सी भी डिवाइस, उसमें क्या क्या होगा? इसके अंदर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और हार्ड डिस्क, है ना? एच डी हार्ड डिस्क, या फिर और मदरबोर्ड, मदरबोर्ड और भी सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है ना? तो रैम, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या है आपका? लोकल स्टोरेज एरिया जिधर आप डेटा को स्टोर करते हैं। रैम क्या होता है? रैंडमली एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। रैंडम एक्सेस मीन्स एक, ये शॉर्ट, एक मेमोरी, एक टाइप की मेमोरी होती है जो जब तक आपका लैपटॉप ऑन रहेगा, जब तक पावर रहेगी, तब तक वो मेमोरी, डेटा उसमें स्टोर होगा। जैसे ही पावर ऑफ, तो मेमोरी साफ, क्लीन हो जाएगा। लेकिन हार्ड ड्राइव क्या है? हार्ड ड्राइव एक परमानेंट स्टोरेज एरिया है। आप लैपटॉप ऑफ भी कर देंगे तो भी डेटा वहाँ स्टोर रहेगा आपका। ठीक है? तो इस डिवाइस पे, तो मैं मान लीजिए आपके सिस्टम जो है, आपका रैम जो है वो है 4 GB, 4 GB रैम। हार्ड ड्राइव 1 TB, 1 TB रैम। प्रोसेसर, कौन सा प्रोसेसर है और कौन सा उसके अंदर सारी चीजें लगी, ये सब कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है मशीन की। तो कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है इधर से, ये आपका क्लाइंट, क्लाइंट कौन है? कोई दूसरी मशीन। तो क्लाइंट के पास भी सेम चीजें होंगी, जहां से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हो तो ब्राउजर, ब्राउजर होगा उस, आपके पास भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगी, और आपका भी कॉन्फ़िगरेशन होगा लैपटॉप का है। तो एक मशीन, तो मशीन यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता है किसी दूसरे मशीन को। एक मशीन क्या कर रहा है? दूसरे मशीन को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है जहां पास ये डेटा स्टोर्ड है। ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? क्लाइंट। एक क्लाइंट। तो ये मशीन को प्रॉपर एड्रेस कहाँ से मिल रही है? ये यूआरएल के थ्रू। तो सबसे पहले इस मशीन को कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट मशीन, आप क्या सर्च करोगे? AIT.com। तो AIT.com जो है ये सीधा कंप्लीट यूआरएल, हाँ हाँ, ये रिक्वेस्ट लेके जाएगा किसको? कंप्लीट यूआरएल कन्वर्ट होगा, और ये इस यूआरएल, ये, हाँ, AIT.com इंटरनली जाएगा किसको? डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर से फेच करेगा इसकी, इस मशीन की आईपी एड्रेस। इस मशीन की क्या चाहिए? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस मिलने के बाद कनेक्ट किया जाएगा सर्वर से, सर्वर से कनेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ एक एप्लीकेशन रन हो रहा होता है। तो वो एप्लीकेशन में क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर क्या है? आपका डैशबोर्ड है, इसके अंदर एम्प्लॉय है, इसके अंदर कंप्लीट लॉजिक है, पूरा आपका एग्जीक्यूट हो रहा, रन हो रहा। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डेटा को। कहाँ से? सर्वर की हेल्प से। तो सर्वर, ये कौन सा सर्वर है? जिधर हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। ठीक है? लेकिन डेटा स्टोर कराने के लिए एक और सर्वर चाहिए। आप बनाना चाहे तो सेम सर्वर पे भी डेटा स्टोर करा सकते हैं, बट रियल टाइम में क्या होता है? डेटा स्टोर करने के लिए डिफरेंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर, है ना? इसको क्या बोलते हैं? डेटा बेस सर्वर। रीजन क्या है अलग करने के लिए? मेंटेनेंस इजी हो, और मेंटेनेंस क्या हो? एक तो मेंटेनेंस इजी हो, दूसरा अगर कोई हैकर अगर हमारे सर्वर को हैक करता है, तो तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा उसको? हमारा सोर्स कोड मिलेगा, ना कि हमारा डेटा। तो डेटा हम किसी डिफरेंट सर्वर पे चला रहे हैं, उसका पोर्ट नंबर अलग होगा, उसकी मशीन आईपी एड्रेस अलग होगी, उसका सारी इंफॉर्मेशन सेपरेट होगा। इस तरह से सभी का, तो सभी जितने भी है सब अलग अलग हो। इसकी भी आईपी एड्रेस, इसका अलग आईपी एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस,
सब डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस और सबका डोमेन नेम, सबको एक्सेस करने के लिए यूआरएल की जरूरत पड़ेगी। तो सर्वर को अगर डेटाबेस उससे कनेक्ट करना है तो क्या चाहिए, डेटाबेस का यूआरएल चाहिए। कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, तो डेटाबेस कौन कौन टाइप के होते हैं, डेटाबेस डेटाबेस जैसे कि माई एसक्यूएल एक डेटाबेस, माई सिक्वल, ओरेकल, पोस्टग्रेस और मोंगोडीबी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटाबेस होते हैं जहां हमारे क्या होता है, डेटा स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, कौन सा फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, तो अलग अलग, एक सीक्वल होता है, एक नो सीक्वल होता है। एक स्ट्रक्चरड क्वेरी लैंग्वेज होती है जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मींस टेबल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, और मोंगोडीबी जो होता है नो सीक्वल, मतलब नो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर करती है, जैसा डेटा मिलता है वैसे ही ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर कराता है। ठीक है, तो इसको बाद में देखेंगे डेटाबेस क्या होता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है। अभी सर्वर को देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सर्वर है। ये क्लाइंट मशीन से सीधा रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है कहाँ, सर्वर के पास। तो सर्वर, ये जो सर्वर है, सर्वर का ऑनर मान लो कौन है, सर्वर का ऑनर विश्वास, और रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है, शानू और साक्षी। ठीक है, सानू और साक्षी दोनों क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। बट क्या चाहता है कौन, विश्वास चाहता है कि जो मैंने जिनको एक्सेस दिया है, जो ऑथोराइज पर्सन है, वो ही इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और जो अनऑथोराइज हैं वो इस एप्लीकेशन को एक्सेस ना करें। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए सर्वर इंटरनली, सर्वर मीन्स मशीन, मशीन इंटरनली एक फायर वॉल यूज करता है। क्या यूज करता है, क्या यूज करता है, फायर वॉल। तो फायर वॉल इस एप्लीकेशन में जाने से पहले आपको फेस करना पड़ेगा किसको, इस वॉल को। ये क्या है आपका, फायर वॉल, इसको क्या बोलेंगे, फायर वॉल शॉर्ट में लिखते हैं, फायर वॉल। ठीक है, तो फायर वॉल से, फायर वॉल क्यों लगाया गया है, सभी सिस्टम में फायरवॉल्स लगे होते हैं, सभी लैपटॉप में फायरवॉल होते हैं। तो क्यों फायरवॉल सर लगाया जाता है, सिक्योरिटी के लिए होते हैं। सिक्योरिटी के लिए होते हैं। किस टाइप की सिक्योरिटी, किस टाइप की सिक्योरिटी, जो इंटरनेट से, हम इंटरनेट से क्या हो रहे हैं, जो रिक्वेस्ट हमारे सर्वर पे आ रहे हैं, जो मशीन पे आ रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि ऑथोराइज और अनऑथोराइज रिक्वेस्ट हमारे पास ना आए। तो ऑथोराइज मीन्स जो वैलिड कैंडिडेट है, जो सिक्योर्ड है, जिनको जिनको मालूम है कि ये जेन्युइन पर्सन है, तो वो ऑथोराइज है। अनऑथोराइज मीन्स जो जेन्युइन नहीं है, वो हो सकता है हैकर हो सकते हैं, या फिर उनसे हमारे लैपटॉप को, हमारे सिस्टम को या हमारी मशीन को कुछ हार्मफुल चीजें वो डिलीवर कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, कुछ वायरसेस भेज रहे हो, जिससे क्या हो, हमारे सिस्टम में खतरा हो। तो उस दो टाइप के रिक्वेस्ट को बचाने के लिए कौन सा, HTTP से रोकना है, कि HTTP से जो भी रिक्वेस्ट आएगी आप उसको इग्नोर कर दोगे, और HTTPS, HTTPS जो रिक्वेस्ट आए HTTPS के साथ उसको आप एक्सेप्ट करोगे, उसको एंटर करने की परमिशन दोगे। तो यहाँ HTTP जो है ये क्या है, नॉन अथोराइज, मीन्स ये सिक्योर नहीं है। HTTPS जो है सिक्योर्ड है।
तो एस मीन्स होता है सिक्योर सर्टिफिकेशन। इसके अंदर इसमें क्या लगाया जाता है, एक सर्टिफिकेट। तो गूगल कंपनी, आप कोई भी डोमेन या कुछ भी परचेस करेंगे तो उसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट लगाने से आप जेन्युइन पर्सन हो जाते हैं, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, सेफ होती है। जो अनऑथराइज होगा वो कौन होगा, एचटीटीपी। मीन्स इसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, किसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अनऑथराइज पर्सन है। ठीक है, तो इससे आपको अवॉइड करना है कि इससे जो भी रिक्वेस्ट आएगी तुरंत रिमूव कर दो। तो HTTP और HTTPS दो क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट पे ट्रेवल करते हैं। जब इंटरनेट पे ट्रेवल करते हैं तो ये अपने साथ ये URL कहाँ जाना है, इसकी कंप्लीट लोकेशन लेके ट्रेवल करते हैं। कंप्लीट लोकेशन मीन्स कंप्लीट लोकेशन मीन्स उस जिस सर्वर, पहले सबसे पहले तो सर्वर के पास जाएंगे। तो सर्वर का, सर्वर मीन्स मशीन, ठीक है, तो इस मशीन की IP एड्रेस। उसके बाद एप्लीकेशन जो रन हो रहा है उसका एप्लीकेशन नेम। देन एप्लीकेशन के बाद होम पेज पे जाना है, रजिस्टर पेज पे जाना है, लॉगिन पेज पे जाना है, या आपको पासवर्ड चेंज करना है, कुछ भी जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करना है, तो आप उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए परमिशन देंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कंप्लीट URL। ठीक है, समझ में आया। तो HTTP क्या काम कर रहा है यहाँ से, एक तो आपका URL लेके जा रहा है, दूसरा दूसरा क्या लेके जा रहा है, यहाँ से डेटा लेके जाता है। डेटा, डेटा मीन्स ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये डेटाबेस है ना। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट क्या भेज रहा है कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है। कौन सा एप्लीकेशन, बैंक एप्लीकेशन, एक प्रकार से। ठीक है, क्लाइंट बोल रहा है मेरे पास बैंक एप्लीकेशन है जिसमें से मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड किया। ऑनलाइन आप अपने रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी बैंक में अकाउंट ओपन करना है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले फिल करें। तो कोई भी नॉर्मल यूजर क्या करता है, यहाँ पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या इंटर करेगा, उसका नेम और उसका एज, डेट ऑफ बर्थ, और उसका एड्रेस, उसका नॉमिनी नेम, ये सारी चीजें एंटर करने के बाद सब क्या बटन प्रेस करेगा, सबमिट बटन। सबमिट बटन पे प्रेस करते ही वो रिक्वेस्ट लेके जाओ किस सर्वर पे, AIT.com या भी जो भी बैंक है SBI.com, और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन है, जो अभी एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन पेज, तो रजिस्ट्रेशन पेज में यहाँ आएगा रिक्वेस्ट। रजिस्ट्रेशन पेज का जो लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है HTTPS के थ्रू, आप इनसे डेटा को गेट करो। तो डेटा जो है आया है इसके अंदर। इसके अंदर क्या क्या डेटा है, यूजर, यूजर का नेम, यूजर का पासवर्ड, यूजर का, सॉरी पासवर्ड जो भी हो, ठीक है, यूजर का एड्रेस ले लो, ठीक है, एड्रेस, और उसका मोबाइल नंबर, है ना, मोबाइल नंबर, और जो भी डॉट 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 पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर्ड है। तो आप, यूजर क्या बोला कि मेरे डेटा को आप सिक्योरली, ताकि कोई हैकर इसको हैक ना करे, फुल सिक्योरिटी के साथ इसको ले जाओ और डेटाबेस में स्टोर करो। तो यहाँ से क्लाइंट, क्लाइंट कौन है, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, मीन्स नॉर्मल यूजर, एंड यूजर, एंड यूजर यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे किधर, ठीक है, समझ जाना यार, एंड यूजर, एंड यूजर इसको बोलते हैं। एंड यूजर में एक यूजर है जो आपके एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, बैंक एप्लीकेशन को यूज करने वाला यूजर, एंड यूजर। तो यूजर आपके एप्लीकेशन को एंटर, आपके एप्लीकेशन को ओपन करता है, AIT.com एंटर किया तो उसके सर्वर से पेज लोड हुआ। पेज लोड होने के बाद वो एंटर करेगा डेटा,
अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, देन सबमिट करने के बाद ये रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट किधर, सर्वर पे। तो सर्वर से क्या डेटा फेच किया जाएगा, यूजर नेम, एड्रेस, ईमेल नंबर, फोन नंबर, जो भी एड्रेस है, ठीक है। तो ये एड्रेस कहाँ आया है, इस सर्वर पे। तो ये सर्वर इसको क्या काम करना है कि इससे जो HTTP जो डेटा पैकेट्स बना के भेजा है, किस में भेजता है, पैकेट्स में। ये डेटा क्या रखता है, पैकेट्स में। पैकेट्स में जो डेटा लेके आया है, यहाँ से गेट करने के बाद इसका डेटा जाएगा सर्वर पे। तो सर्वर क्या काम करेगा, वो चेक करता है न्यू यूजर है, इसको क्या इसका डेटा है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, इसको यहाँ से फेच करता है, निकालता है और भेजता है कहाँ, डेटाबेस के पास। कि डेटाबेस इसको स्टोर करता है टेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में, टेबल फॉर्म। डेटाबेस में कैसे स्टोर होता है, ऐसे टेबल्स बनते हैं और ऑल रिकॉर्ड्स जो होंगे आपके टेबल फॉर्म में स्टोर किए जाएंगे। तो फर्स्ट यूजर का आईडी, यूजर नेम, यूजर एड्रेस, यूजर फोन नंबर, सारे रिकॉर्ड्स आपके क्या होंगे, यहाँ वन बाय वन जितने भी यूजर रजिस्टर्ड किए जाएंगे, यहाँ से डेटा आएगा और ये यहाँ स्टोर किए जाएंगे, ठीक है। डेटा क्या होगा, आपका डेटाबेस में स्टोर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि प्रोसेस ये है, अगर यहाँ यूजर ब्राउजर से, ठीक है, एंटर करता है, एंटर करने के बाद हाँ, तो रिक्वेस्ट सीधा कहाँ जा रही है, सर्वर पे, सर्वर पे। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों का यूज करके हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक कंपोनेंट। तो क्लाइंट साइड में क्लाइंट साइड जो ये एप्लीकेशन है, ये इंटरेक्ट कौन कर रहा है, डायरेक्ट क्लाइंट साइड से इंटरेक्ट कौन कर रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करना मतलब इस पेज जिसमें जिसमें GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स जाम दिख मतलब वहां पास बटन्स, स्क्रीन्स, कलरफुल इमेज आपको दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, जिससे क्लाइंट इंटरेक्ट क्लाइंट मतलब यूजर इंटरेक्ट करता है, नॉट क्लाइंट, ठीक है। यूजर इंटरेक्ट करता है आपके एप्लीकेशन से। तो ये एप्लीकेशन, इस टाइप के जो एप्लीकेशन होते हैं जिससे क्लाइंट क्या करता है, ये सॉरी यूजर इंटरेक्ट करता है, इसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लाइंट एप्लीकेशन बोलते हैं, या फिर एक एक इंटरफेस बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, एक इंटरफेस है जिससे हम कनेक्ट कर रहे हैं सर्वर, तो इसको बोलेंगे UI, यूजर इंटरफेस। इसको क्या बोलेंगे, UI, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। तो जब यूजर कनेक्ट करता है आपके ब्राउजर से, तो इस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस। UI समझ में आया क्या है UI, UI यूजर, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, इस सब का यूज करके जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं, जो पेज बनाए जाते हैं, डिजाइन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, UI, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। यूजर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है इस इंटरफेस से, इसलिए इसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, एक कंपोनेंट, अब हमारे पास कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए कितने रूल्स है, कैसे कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, कंपोनेंट कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, बोलो, रिक्वायरमेंट क्या है, बोलो यार, क्रिएट करने के लिए HTML, CSS CSS और JavaScript
जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों को मिला के एक कंपोनेंट क्रिएट होता है। ठीक है, एक कंपोनेंट हमने क्रिएट किया। अब ये कंपोनेंट जब ब्राउजर पे लोड होता है, ठीक है, कौन सा पेज, रजिस्ट्रेशन पेज या लॉगिन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज लोड करना कहां से, मेरे पास कितने पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज और एडमिन पेज, डैशबोर्ड पेज, मैं इसे भी लिख देता हूँ। ठीक है, एडमिन, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास अब मान लो मल्टीपल पेज, पेज बहुत सारे होंगे, तो लॉगिन पेज भी ले लो। ठीक है, पेज। तो जब भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हमारे पेजेस क्रिएट हैं, कंपोनेंट्स बना के। किससे बनाए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करके। लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, एडमिन पेज और डैशबोर्ड। तो एंड यूजर सबसे पहले सर्वर को रिक्वेस्ट क्या भेजता है, एक URL भेजता है कि आप क्या करो, रिक्वेस्ट भेजो कि लॉगिन बटन पे क्लिक करो। लॉगिन बटन पे एक यूजर क्लिक करेगा तो लॉगिन URL कहाँ जाएगा, सर्वर पे। तो सर्वर रेस्पॉन्स रिटर्न करता है, यहाँ से लॉगिन पेज लोड करता है। ठीक है, पेज क्या, कौन सा पेज लोड करेगा सर्वर पे, रेस्पॉन्स, यहाँ से लॉगिन पेज ना। रिक्वेस्ट क्या किया, रिक्वेस्ट क्या किया, सर्वर पे हिट किया है URL, क्लाइंट, क्लाइंट आया ब्राउजर पे, यहाँ सिंपल लिखा है लॉगिन, लॉगिन सीधा रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे, यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, लॉगिन पेज। तो लॉगिन पेज आपका डिस्प्ले होता है। तो लॉगिन पेज कहाँ से आ रहा है आपका, सर्वर से। आपने लॉगिन URL किया, लॉगिन पेज। तो ये पेज सर्वर से नहीं आएगा, एक्चुअली क्या है, पेज बने हुए हैं बहुत सारे पेज, यहाँ से पेज को ओपन किया जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में बने हैं आपके, HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके एक एक कंपोनेंट क्रिएट किए गए हैं। इस कंपोनेंट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट की हेल्प से जो भी रिक्वेस्ट आई लॉगिन, तो लॉगिन रिक्वेस्ट आएगी तो क्या भेजा जाए, कौन सा पेज रिटर्न किया जाएगा, लॉगिन पेज। अगर यहाँ पास यूजर एंटर करता है रजिस्ट्रेशन पेज, तो बताओ इस टाइम पे रजिस्ट्रेशन पेज भेजा जाएगा। क्या आपके ब्राउजर पे ये सारे पेज अवेलेबल होते हैं, या फिर जैसे आप क्लिक करते हैं रेस्पॉन्स भेजते हो तो उस टाइम पर लूट किया जाता है, क्या सभी पेज रहते हैं क्या, हाँ। सर उस टाइम पे लोड होते हैं। हाँ, उस टाइम पे लोड किया जाएगा जब हम भेजेंगे। कभी कभी आप देखते होंगे कि क्लाइंट से यूजर कोई पेज सर्च करता है और बोलता है कि पेज नॉट, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया, ये हमारा ब्राउजर है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एच टी टी पी देखो, HTTPS यहाँ पास दिख रहा है ना, HTTPS मीन्स जो गूगल मीट को हम एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पास क्या है, सिक्योर है ना, यस, ये फुल्ली क्या है, सिक्योर्ड। लेकिन हमारे पास क्या है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो HTTP लोकल होस्ट, ये जो है HTTP, यहाँ पास क्या है, लोकल होस्ट है। HTTP सिक्योर्ड है, यहाँ पास जो लोकल होस्ट 300, ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, ऑथोराइज है या अनऑथोराइज, अनऑथोराइज। क्यों, क्योंकि ये हमारे लोकली मशीन पे काम करता है, तो इसका एक्सेस दूसरे को नहीं है। जब दूसरे को नहीं है तो वो कैसे हैक करेगा, तो लोकल सिस्टम पे एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज अनऑथोराइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने ही सिस्टम में एक्सेस कर रहे हैं, तो आप ऑथोराइज पर्सन है ना।
क्योंकि आप ऑथराइज है ना, इसलिए नहीं जरूरत। तो मैंने क्या बोला, http://localhost 300 और मैंने पेज रिटर्न की इंटर किया होम पेज। देखो होम पेज क्या बोल रहा है यार, होम पेज रिटर्न करना चाहिए ना। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, कहाँ नहीं पहुंच पा रहा, बोला हम पहुंच नहीं पा रहे। भाई पहुंचो, ब्राउजर पे तो सारा पेज लोड है ना, ना पहुंचना चाहिए ना। माई फर्स्ट एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्टर पेज लोड करो। ये क्या बोल रहा है यार ब्राउजर, इसका मतलब ब्राउजर एक खाली डिब्बा है, कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। आया समझ में कॉन्सेप्ट। उसके पास कोई पेज नहीं है, पेज क्या किया जा रहा रिक्वेस्ट के बेस पे लोड किया जा रहा। कॉन्सेप्ट समझो यार, ठीक है। एंगुलर पढ़ने जा रहे हो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तो प्रॉब्लम आएगी, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। फ्लो इसलिए बता रहा हूँ कि बस 2-3 दिन आप पढ़ लो, 2-3 दिन के बाद पूरा एंगुलर का फ्लो समझ में आ जाएगा कि एंगुलर एक्चुअली है क्या, क्यों हम पढ़ रहे हैं, पेज का रोल क्या है, क्योंकि हम एंगुलर क्यों यूज कर रहे हैं। चलो बता रहे हैं क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ब्राउजर पे कोई पेज नहीं होता, सब पेज कहाँ से भेजे जाते हैं, सर्वर से भेजे जाते हैं, ठीक है। हाँ, सर्वर से भेजे जाते हैं। तो यहाँ रिक्वेस्ट आई लॉगिन पेज सेंड करो, या सर्वर से रिक्वेस्ट भेजना यहाँ से यहाँ तक, ये पेज लोड होगा, डेटा कलेक्ट करेगा। अगर डेटा कुछ वैलिड है, मीन्स इसके अंदर कुछ डेटा एंटर किया, ऑथराइज है, अनऑथराइज है, या किसी भी चीज़ों को रॉन्ग क्या बोलता है कि रॉन्ग क्रेडेंशियल है, ठीक है। तो ये सारे, ये दोबारा रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे, समझना कॉन्सेप्ट, समझना फ्लो समझना, ठीक है। यहाँ पास यूजर ने एंटर किया ईमेल, फोन नंबर, अपना यूजर नेम और पासवर्ड, लॉगिन बटन पे क्लिक, लॉगिन बटन यहाँ से जाएगा सीधे रिक्वेस्ट सर्वर पे। सर्वर चेक करता है क्या ये लॉगिन क्रेडेंशियल डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड है, यस है या नहीं, अगर है तो आप मुझे क्या करो, रिटर्न करो, ठीक है। फर्स्ट टाइम चेक किया, वापस आया डैशबोर्ड डैशबोर्ड पे आया, लॉगिन हो गया। इनवैलिड है तो आप भेजोगे, ठीक है, इनवैलिड क्रेडेंशियल। आप दूसरा इनवैलिड डाल, रजिस्ट्रेशन पेज, रजिस्ट्रेशन आप फिर रिक्वायरमेंट पड़ी किसकी, रजिस्ट्रेशन पेज की। तो आपने क्लिक किया, सॉरी डैशबोर्ड एंटर, डैशबोर्ड पे आ गया, डैशबोर्ड में एंटर हुआ, पहले तो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। दूसरा लॉगिन, लॉगिन के बाद डैशबोर्ड, ठीक है। फ्लो गड़बड़ बता दिए, समझ लो। पहले यूजर ने एंटर किया, डेटाबेस में स्टोर हुआ, रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड रिक्वेस्ट भेजा लॉगिन के लिए, लॉगिन में रिक्वेस्ट गई, चेक किया यस अवेलेबल है, तो क्या करो, लॉगिन पेज को छोड़ो, कहाँ जाओ, एडमिन डैशबोर्ड ओपन करो। डैशबोर्ड में बहुत सारी चीजें होंगी, इसके अंदर बहुत सारे पैनल्स बने होंगे अलग अलग काम करने के लिए। फिर मैंने इसमें क्लिक किया एडमिन पैनल पे, तो एडमिन पेज लोड होगा। एडमिन पेज लोड हुआ, तो एडमिन पेज में मुझे किसको रिमूव करना है, जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन एडिट करना है, रिमूव करना है, या जो भी कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो एडमिन पेज ओपन किया, फिर क्लोज किया, तो ये वापस क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से सर्वर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है। आप रिक्वेस्ट भेजोगे, वो आपको रेस्पॉन्स में डेटा भेजेगा विथ पेज, पेज के साथ, ठीक है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का जो काम है, इसके बीच का मीडिएटर है। तो सर्वर जो है, ये क्या करता है, सर्वर सर्वर एक पेज रिटर्न करता है, कौन सा पेज, ये रिटर्न। तो ये पेज जो रिटर्न कर रहा है, इसको सर्वर जो है लिखा गया है, मान लो फॉर एग्जांपल ये सर्वर, जो बैकएंड वाले, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। ये बैकएंड, बैकएंड वालों ने क्या किया है, बैक डेवलपर, बैकएंड डेवलपर ने इसका कोड लिखा है जावा पे, या फिर
बैकएंड डेवलपर ने जावा पे लिखा हो, ये एप्लीकेशन एक्चुअली जावा पे बना हो, या फिर डॉट नेट पे बना हो, या फिर पाइथन पे बना हो, पाइथन में बना हो, ठीक है। तो ये सारी लॉजिक, बिजनेस लॉजिक जो है कहाँ लिखी गई है, सर्वर पे लिखी गई है, ठीक है। बिजनेस लॉजिक, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, बस फाइंड करना है, चेक करना है, ठीक है। सारा बिजनेस लॉजिक जावा में लिखा गया। अब जावा क्या करता है कि इस जावा के जो डेवलपर हैं, ये HTML का कोड जो है, HTML का कोड बनाते हैं यूज करने के लिए। तो HTML जो पेज हम भेज रहे हैं ब्राउजर पे, तो जावा सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता। मीन्स इसके पास जो बाइंडिंग कनेक्शन है, ये लॉगिन पेज किसमें डिजाइन किया गया है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके, है ना। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके क्या किया गया है, ये पेज रिटर्न किया जा रहा है यूजर को, क्लाइंट मशीन को। ये पेज रिटर्न किया है, कौन रिटर्न कर रहा है, ये पेज किसके पास अवेलेबल है, सर्वर के पास। तो सर्वर रिटर्न कर रहा है, पेज लोड कर रहा है। क्यों लोड करा रहा, क्योंकि HTML ब्राउजर जो है आपका ब्राउजर, वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अलावा कुछ और चीजें समझता ही नहीं है। इस वजह से सर्वर की क्या है, प्रॉब्लम है। लेकिन ब्राउजर की प्रॉब्लम क्या है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट समझना। सर्वर की प्रॉब्लम क्या है कि आप HTML से जो भी भेजोगे रिक्वेस्ट, इस पेज से जो भी रिक्वेस्ट भेजोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये रेस्पॉन्स बाइंड नहीं कर पाता है। मीन्स वन वे, टू वे बाइंडिंग। एक बार यहाँ से आप भेज सकते हो, लेकिन वहां से चीजों को, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना काफी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, ठीक है। तो वन वे बाइंडिंग पॉसिबल है, टू वे बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों तरफ से, कि यहाँ से भी रिक्वेस्ट भेजे इसके पास चला जाए, यहाँ से भी भेजे रेस्पॉन्स रिटर्न आए, तो ये पॉसिबल नहीं होता है किसके साथ, HTML के साथ। समझ में आया, नहीं समझे। HTML पेज सिर्फ क्या कर सकता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकता है। लेकिन सर्वर अगर कोई डेटा भेज रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, ये किस में जो डेटा, कुछ भी लॉजिक भेज रहा है, कुछ भी डेटा भेज रहा है, तो किस में लिखा गया है, जावा में लिखा गया है। तो जावा का कोड HTML नहीं समझता है। समझेगा क्या HTML का कोड, जावा का कोड HTML, हाँ, जावा का कोड HTML समझेगा, बोलो यार, नहीं ना। इसको क्या भेजना पड़ेगा, HTML में ही भेजना पड़ेगा, तभी ये HTML कोड कौन समझता है, HTML ही समझेगा। तो ये टू वे बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है, वन वे बाइंडिंग पॉसिबल है। क्योंकि आप HTML से जो डेटा भेजेंगे, तो HTML पेज जो डेटा भेजता है, किस फॉर्म में भेजता है, स्ट्रिंग फॉर्म, स्ट्रिंग फॉर्म में भेजता है। तो ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लेता है किसमें, ऑब्जेक्ट। आया समझ में। सर JSP का यूज करेंगे तब तो पॉसिबल है ना। अरे तो JSP HTML पेज है क्या, JSP जावा सर्वर बट पेज है सर ना। उसमें दोनों के लॉजिक लिखते हैं ना। हाँ, तो मैं वही समझा रहा हूँ, JSP में पॉसिबल है, थीम लीफ में पॉसिबल है, रिएक्ट में पॉसिबल है, एंगुलर में पॉसिबल है, व्यू में पॉसिबल है, नॉकआउट में पॉसिबल है। पॉसिबल किसमें नहीं है, बहुत सारी चीज, बहुत सी टेक्नोलॉजी बनाई गई है। फ्लो पकड़ो, वहीं आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो JSP आप पढ़े हो, लेकिन फ्रंट एंड वाले JSP नहीं पढ़े हैं, तो कैसे रिलेट करेंगे। वो तो HTML पढ़े हैं ना, समझे। यस सर। आ रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो JSP अभी यहाँ पास बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। JSP है, थीम लीफ है, ठीक है। तो ये टू वे बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें JSP को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि इसमें HTML का कोड लिख सके। थीम लीफ को डिजाइन ऐसा किया गया है कि इसमें HTML का कोड लिख सके। तो JSP को कैसे डिजाइन किया गया है कि आप जावा के कोड को और HTML के कोड को एक साथ लिख सकते हो। डिजाइन क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारी नीड पड़ी, ऐसी नीड पड़ी कि अरे यार प्रॉब्लम क्या आ रहा है ये HTML के साथ, अरे HTML जावा नहीं समझता भाई, तो क्या करें,
एक काम करते हैं, एक आप ही जैसे डेवलपर बैठे सोचे प्रॉब्लम आ रही है HTML के साथ, एक काम ऐसा ना किया जाए, एक लैंग्वेज डिजाइन किया जाए कि जो HTML और जावा दोनों समझे। बोले बिल्कुल पॉसिबल है। बोले चलो लिखते हैं कोड। तुम तीनों चारों लोग बैठ गए, सोचने लगे। बोले कि मैं HTML में परफेक्ट हूँ, दूसरा बोला मैं जावा में परफेक्ट हूँ, तीसरा बोलेगी कि हाँ कुछ फॉर्मूला डिजाइन करते हैं, आर्किटेक्चर कैसे रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाए, कैसे इंटीग्रेट किया जाए, और पूरा प्रॉपर डेटा फेच करने के बाद फिर कैसे HTML में कन्वर्ट किया जाए, पेज में ब्राउजर पे लोड किया जाए। सारा सॉल्यूशन निकाला, परफेक्ट हुआ, लॉजिक एग्जीक्यूट किया, टेस्ट किया, बिल्ड किया, बन गया JSP पेज। हाँ, आज समझ में? प्रॉब्लम से ही तो सॉल्यूशन यस निकाले सर। निकाले जाते हैं यार। तो प्रॉब्लम कोई भी अभी अभी प्रॉब्लम आएगी, फिर दूसरा उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जावा का कोड ये समझता नहीं है, तो जावा का कोड समझाने के लिए एक अलग से बनाना पड़ेगा। क्योंकि सभी को जावा की जरूरत है क्या? पाइथन वाले को भी जावा की जरूरत पड़ेगी नहीं ना? वो पाइथन वाले को पाइथन की जरूरत पड़ेगी कि अरे यार HTML पाइथन नहीं समझता। डॉट नेट वाले को डॉट नेट की जरूरत पड़ेगी कि HTML डॉट नेट नहीं समझता। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूँ मैं? तो टू वे बाइंडिंग पॉसिबल नहीं होती है। अगर ये कोई भी डेटा डेटाबेस से लोड करके ये HTML को देना चाहे, तो HTML एक ऐसा पर्सन है तो सीधे हाथ जोड़ लेता है, सॉरी बॉस मैं आपका लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला गया देख लो कि HTML से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजना तो पॉसिबल है, लेकिन वापस रेस्पॉन्स लेना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब कि अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करना पड़ता है। जैसे कि JSP है, JSP बता रहे हो, उसमें काफी प्रॉब्लम है। JSP से डेटा आप कन्वर्ट कराओगे, मान लो चलो JSP देख लो, आप लोग JSP वाले हो तो JSP पेज अगर आपने यूज किया क्या, JSP पेज, तो JSP पेज कन्वर्ट करता है किस में, सर्वलेट में। JSP पेज क्या कन्वर्ट करेगा, सर्वलेट में। सर्वलेट में तो सर्वलेट फिर क्या कन्वर्ट करेगा, सर्वलेट कन्वर्ट किस में करेगा यार? अरे सर्वलेट जावा फाइल है ना, एक जावा फाइल है। यस सर। तो सर्वलेट फिर कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा, फिर कौन सा फॉर्म में आएगा, डॉट क्लास में। डॉट क्लास फाइल में। डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास फाइल जनरेट होगा। तो कितना प्रोसेस हो रहा है? फर्स्ट आपने क्या किया, पहला एक लॉगिन पेज, एक रजिस्ट्रेशन पेज लोड कराना है। तो रजिस्ट्रेशन पेज या फिर एडमिन या डैशबोर्ड कोई भी पेज आपको लोड करना है सर्वर पे, तो आपको क्या करना पड़ रहा है JSP पेज की हेल्प लेनी पड़ रही कि हे JSP पेज आप मुझे क्या करो, मैं आपको जावा का कोड दे रहा हूँ, मीन्स डेटा दे रहा हूँ, तो ये जावा का कोड डेटा में है, ये जावा का कोड और ये HTML का कोड दोनों को मैंने दिया। आप जावा के कोड से डेटा को फेच करो वन बाय वन। तो ये डेटा फेच किया, आईडी, नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ निकाला, और मैं बोल रहा कि ठीक है जावा के कोड से आप निकाल लिए, अब आप इसको बाइंड कर दो किसके, HTML के टैग्स में। तो टैग्स क्या है, टैग्स इसके हो गए H1 टैग, टेबल्स में TR, TD, टी हेड, टी हेड में सभी जगह आप क्या करेंगे करके बाइंड करते जाओ। तो यहाँ पूरा बाइंडिंग हो गई, ठीक है। यहाँ से कोड निकाला, HTML के कोड में बाइंड किया, अब प्रॉपर बाइंड हो गया। तो अब हमने किसको भेजा, सर्वलेट को, कि हे सर्वलेट हमने JSP पेज के जो था ये हमने बाइंड कर दिया, ठीक है। तो इंटरनली ये क्या काम करेगा, इसका कंपाइलर कंपाइल करेगा डॉट क्लास फाइल। डॉट क्लास फाइल किसका जनरेट होगा, जावा फाइल का। तो अब ये पेज प्रॉपर क्या हो गया है, जावा का लेके निकाल के किसमें, HTML में कन्वर्ट कर दिया, HTML में माइग्रेट कर दिया। मतलब जो जावा का कोड था
जो डेटा एक्चुअली हमें क्या HTML में डेटा सेट करना था, डेटा सेट हो गया। डेटा सेट होने के बाद अब सर्वलेट इस पेज को रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा कि हाँ ब्राउजर पे। तो अब जब ब्राउजर पे रिटर्न जाएगा तो यहाँ से कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, टोटल डेटा। क्या क्या कन्वर्ट किया जाएगा, सभी चीजें किसमें है, जावा में। जावा में है ना, जावा से कन्वर्ट होगा किसमें, HTML में। HTML में तो यहाँ पर सारी चीजें आपको डिस्प्ले होगी। तो काफी लेंदी प्रोसेस है इधर से जाने का, इधर से आने का। तो JSP हम यूज, इसलिए JSP यूज नहीं किया जाता है। काफी इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कन्वर्जेशन का, एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, लोडिंग टाइम इंक्रीज होती है, लोडिंग 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 चलता है सर्वर पे। कोई भी चीजें फेस कर रहे हैं तो वो क्या टाइम लगाता है, माइग्रेट करने में, कन्वर्ट होने में, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कन्वर्ट होने में टाइम लगाता है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम यूज नहीं करते हैं रियल टाइम में। हाँ, जिसकी एप्लीकेशन जो चाहता है कि मेरा एप्लीकेशन स्लो चले, परफॉर्मेंस की दिक्कत नहीं है, आराम से चले, तो उसके लिए JSP बेस्ट है। उसको टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से JSP यूज करें, ठीक है। तो ये जो है JSP, तो JSP हमें यूज नहीं करना, हमें क्या यूज करना है, आप थीम लीफ यूज कर सकते हो, आप रिएक्ट यूज कर सकते हो, आप एंगुलर यूज कर सकते हो। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ एंगुलर का कॉन्सेप्ट। अब एंगुलर का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि देखो भाई, हे सर्वर, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि मैं जावा का कोड देता हूँ और HTML नहीं समझता। बोले ठीक है, मैं हूँ एंगुलर, मैं समझता हूँ सभी का कोड, चाहे आप .NET वाले हो, चाहे पाइथन वाले हो, चाहे आप कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से लैंग्वेज से आ रहे हो, बैकएंड आपका क्या है। मैं हूँ एंगुलर, मैं सब समझता हूँ। आप मुझे बताओ, मैं ये HTML पेज के कंटेंट को लोड करूंगा। तो बीच में कौन इंट्रोड्यूस हुआ यार, बॉस आ गया। कौन, एंगुलर। एंगुलर बॉस आ गया। एंगुलर, एंगुलर ने क्या किया, बोला कौन है, एंगुलर। एंगुलर बोलता है ठीक है, देखो आप क्या भेज रहे हो, जो सर्वर बोला क्या भेज रहे हो, डेटा। आप क्या भेज रहे हो, बोला कि मैं रिक्वेस्ट। बोले ठीक है, अब जो आप सर्वर को काम करते रहे रिक्वेस्ट भेजने का, बिल्कुल मत भेजो उसको, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। आप मुझे भेजो। किसे भेजो, आप मुझे भेजो, और मैं आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करूंगा। बस, काम चेंज। एक नया मैनेजर आ गया, बोले अरे कहाँ तुम उसके चक्कर में पड़े, सर्वर के चक्कर में, मुझसे बात करो, मैं बहुत फास्ट हूँ, फटाफट काम कर दूंगा तुरंत। बोले अरे यार बढ़िया यार, इससे तो हमारा काम ही आसान हो जाएगा। सर्वर के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर धीरे 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 सारा काम होगा। तो एंगुलर आया, बोले बीच में मीडिएटर, इन दोनों के बीच में कौन आ गया, मीडिएटर। आप मुझे रिक्वेस्ट भेजो, मैं आपको पेज लौटा के दूंगा, पेज, और भी फास्ट, वो भी 1 by 1 नहीं, जितना चाहिए उतना डेटा तुरंत तुरंत दे दूंगा। बोले कैसे भाई, बोले कि देखो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, मैं सारी चीजों को क्या करता हूँ, मैं सारी चीजों को होल्ड करके रखता हूँ। तो ये HTML पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, जितने भी पेज है, ये कंपोनेंट कौन क्रिएट करके रखता है, ये सब एंगुलर। एंगुलर एंगुलर HTML ये सब। बोले भाई सर्वर के चक्कर में मत रहो कि वो पेज बना के देगा, मैं बना के दूंगा पेज। हम्म, सब पेज जितने भी है किसने बनाया, एंगुलर। एंगुलर ने सारे कंपोनेंट्स बना के रख लिए अपने पास। और यहाँ से ब्राउजर से रिक्वेस्ट आया, लोड करो रजिस्ट्रेशन पेज। ओके बॉस, लोड करो रजिस्ट्रेशन पेज। तो रजिस्ट्रेशन पेज लोड करने के लिए बताओ, सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, पहले पेज लोड होगा रजिस्ट्रेशन पेज,
या सर्वर के पास जाएगी रिक्वेस्ट या डेटा लेके आएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन पेज एक नॉर्मल पेज होता है, एम्प्टी पेज, तो सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पब्लिकली अवेलेबल है। तो एंगुलर बोलेगे भाई आप इसको लोड कर दो, ठीक है। किसको लोड कर दो? रजिस्ट्रेशन पेज को लोड कर दो। लेकिन लॉगिन पेज, जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा यूजर, यूजर क्या करेगा? ये रजिस्ट्रेशन पेज का रिक्वेस्ट आया, रजिस्ट्रेशन पेज जाके लोड हो गया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको डेटा भेजना है यहाँ से सर्वर पे, सर्वर जाएगा डेटाबेस में स्टोर करेगा, ठीक है। तो कैसे भेजेंगे ये बता रहे। तो यह वन वे बाइंडिंग तो सभी में पॉसिबल है, HTML पे भी पॉसिबल था, है ना। वन वे बाइंडिंग का कोई दिक्कत नहीं, वन वे मतलब सिंपल जाने का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस आने का ही प्रॉब्लम था, इस वजह से क्या आया, एंगुलर यूज कर रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक बटन आप वहां पर देंगे कि लॉगिन, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन के लिए क्या काम होगा? लॉगिन बटन पे रिक्वेस्ट करो, लॉगिन पे भेजा जाएगा रिक्वेस्ट। तो लॉगिन पेज कहाँ गया? ये लॉगिन ना, लॉगिन लॉगिन बटन पे क्लिक करने पर लॉगिन पेज में डेटा आया, ठीक है। फर्स्ट लॉगिन पेज ओपन होगा, लॉगिन पेज ओपन होने के बाद इसमें से डेटा आएगा, यूजर नेम, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड, तो यूजर नेम और पासवर्ड डेटा क्या काम करेगा? एंगुलर के पास आएगा, एंगुलर भेजेगा किसको? सर्वर को, सर्वर भेजता है किसको? डेटाबेस को, डेटाबेस से चेक किया जाता है। ये बताओ यूजर नेम और ये जो पासवर्ड है, इस टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है, वैलिड है या इनवैलिड है? तो ये बोलता है कि वैलिड है। कौन? एंगुलर, वैलिड है। तो वैलिड है तो आप लोड करो, अगर यूजर वैलिड है तो लोड करो ऑल रिकॉर्ड्स। अब देखो मैं डैशबोर्ड की बात नहीं कर रहा, ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले करा दो, सिंपल वही डैशबोर्ड, ऑल रिकॉर्ड। या अगर कोई नेटफ्लिक्स का यूजर है, अगर उसका रिचार्ज अभी वैलिड है, मतलब एक्सपायर नहीं हुआ है, तो ऑल मूवीज लोड करा दो। समझ में आया ना, है ना। ऑल मूवी लोड करा दो ताकि वो देख सके। अगर इनवैलिड है तो जितने भी प्रीमियम है जो है वो चार्जेस है वो लोड मत करो, फ्री वाला सारी चीजें दे दो। समझ में आया। तो वैलिड के केस में जो भी आपका पेड है वो प्रोवाइड करो, इनवैलिड के केस में जो आप प्रोवाइड करना चाहें, जो फ्री अवेलेबल है वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ जो रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है सर्वर को, क्या काम करने के लिए? बताने के लिए, बताओ कौन सा डेटा मुझे भेजना है। तो यहाँ से डेटा क्या है? ऑल मूवीज यहाँ से चाहिए, तो ऑल मूवी आएगा या ऑल मूवी का पेज आएगा? ऑल मूवीज आएंगे या पेज आएगा? सर्वर क्या रिटर्न करेगा? ये मूवी पेज रिटर्न करेगा या फिर ऑल मूवीज रिटर्न करेगा? बोलो। सर्वर इस टाइम पे डेटाबेस से लेके एंगुलर को पेज रिटर्न करेगा या फिर मूवी? ओनली मूवी। मूवी का यूआरएल, मूवी का थंबनेल, मूवी का नेम, मूवी की साइज, मूवी का जो भी उसका डेटा है, वो सारी चीजें एक इंफॉर्मेशन सेंड करता है किसको? एंगुलर को। तो वो जो इंफॉर्मेशन होगा कि डेटा सोर्स डेटाबेस में क्या क्या चीज चाहिए, तो वो बोला कि मुझे इसके मूवी की थंबनेल चाहिए, इसका इमेज चाहिए, इसका सबटाइटल्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, उसके कौन कौन से एक्टर्स काम किए हैं, वो मूवी सारी, उसका फाइल्स, सब चीजें लोड करो। तो वो जो डेटा आता है कौन से फॉर्मेट में आएगा? इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। आया समझ में? जेसन फॉर्मेट में ये सर्वर डेटा रिटर्न किया जाता है, जिसको जेसन फॉर्मेट जो सर्वर है, इस ये सर्वर एक क्रिएट करके देता है एपीआई।
एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो ये किसकी एपीआई प्रोवाइड की जा रही है? मूवी की। मूवी का सारा इंफॉर्मेशन जो है एपीआई में बना के कौन दे रहा? सर्वर। तो ये सर्वर जो दूसरे सर्वर से जब कम्युनिकेट करता है, एक सर्वर जो है दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करता है, तो किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? यूआरएल। तो एंगुलर एप्लीकेशन एक डिफरेंट सर्वर में काम करता है। एक सर्वर है, एक डिफरेंट सर्वर पे रन होता है। इस पे इसकी डिफरेंट सर्वर है, क्योंकि एक मशीन जो है दूसरे मशीन से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो एक मशीन जो दूसरे मशीन से कनेक्ट करता है, तो इसको अभी क्या चाहिए? क्लाइंट को रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट कराने के लिए इस सर्वर का पोर्ट नंबर, इसका आईपी एड्रेस की एंगुलर जो एप्लीकेशन है रन कहाँ हो रहा है? इस सर्वर पे हो रहा है। तो इसके लिए भी एक यूआरएल चाहिए। ठीक है, तो आप ब्राउजर पे सीधे जाएंगे, हिट करेंगे क्या? अपने यूआरएल को। तो वो आपका जो एंगुलर एप्लीकेशन है किधर रन हो रहा है? आपके लोकल होस्ट पे। तो आप सिंपल सर्च करेंगे लोकल होस्ट और एंगुलर 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 का जो भी आपका वर्जन है वो एंगुलर एंटर करेंगे, तो एंगुलर एप्लीकेशन आपका लोड होगा लोकल सिस्टम। तो इसको कनेक्ट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? यूआरएल। ठीक है, तो एक यूआरएल जो है एक मशीन दूसरे मशीन से कनेक्ट कर रहा है, दूसरे सर्वर से। एक सर्वर दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये जब एक सर्वर जब दूसरे सर्वर से काम करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है, यूजर यूजर क्या काम कर रहा है? अरे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है आपके यूआई स्क्रीन से, यूजर इंटरफेस से। ठीक है, और एंगुलर एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रहा है किससे? सर्वर से। और सर्वर हो सकता है किसी और सर्वर से भी कम्युनिकेट करे। सर्वर से सर्वर, जब सर्वर से सर्वर कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो ऐसे एप्लीकेशन को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। कौन सा एप्लीकेशन बोलते हैं? एक सर्वर जब दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करता है, तो उस सर्वर को क्या बोलते हैं? बोले यार, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। और एक एप्लीकेशन जो एक यूजर जो कम्युनिकेट कर रहा है किससे? आपके सर्वर से। तो यह सिंपली एक ये फ्रेमवर्क है जो आपको रिडायरेक्ट करा रहा है किस पे? ये पेज एंगुलर एप्लीकेशन किस पे सीधा भेज रहा? एंगुलर एप्लीकेशन यार, एंगुलर एप्लीकेशन पेज ओपन करेगा ना सिंपल इंटरनली। तो एंगुलर एप्लीकेशन सर्वर को भेज रहा है। तो एंगुलर जो स्क्रीन जो सामने आ रही है फ्रंट पे, तो वो ब्राउजर और जो सर्वर, इन दोनों का जो एप्लीकेशन होता है उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं यार? वेब एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन किसको बोलते हैं? जो एंड यूजर डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है किससे? आपके सर्वर से। एंड यूजर पेज के थ्रू, जीयूआई के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है, तो उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। और एक एप्लीकेशन एक सर्वर, एक एप्लीकेशन जो दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में हमेशा डेटा जो ट्रांसफर किया जाता है वो किसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है? एपीआई के थ्रू। किसके थ्रू? एपीआई के थ्रू। जेसन फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर करते हैं या फिर एक्सएमएल फॉर्मेट में। तो एपीआई क्रिएट करते हैं किसके लिए? क्योंकि एपीआई जो है वो एक नॉर्मल यूजर नहीं समझ सकता, इसलिए हम इसको एपीआई नहीं देते हैं। इसको क्या देते हैं? वही सेम डेटा, यही जो एपीआई है इसको कन्वर्ट करते हैं जीयूआई में, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इसी एपीआई को हम कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेटा देखो, ये डेटा हमको क्या दिया?
उस मूवी का नेम, डिस्क्रिप्शन, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ दिया, लेकिन क्या एक नॉर्मल यूजर समझेगा? नहीं। तो नॉर्मल यूजर को क्या करना है, आप GUI फॉर्मेट में दे, UI फॉर्मेट में, यूजर इंटरफेस फॉर्मेट में बना के दे, ताकि वो इजिली देख सके। तो किसको समझाने के लिए यार, किसको समझाने के लिए? एंड यूजर को बताने के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब एंड यूजर के लिए हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो वो एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन कहलाता है। लेकिन एक मशीन, एक सर्वर, एक मशीन दूसरे मशीन को समझाने के लिए क्या UI की जरूरत पड़ेगी, यूजर इंटरफेस की? हाँ, एक मशीन दूसरे मशीन को भेज रहा है डेटा, तो क्या उसको UI की जरूरत पड़ेगी? बोलेगा मशीन, बोलेगा ए मैं नहीं समझ सकता भाई क्या भेजा है, UI फॉर्मेट में भेज, मुझे दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा। हाँ, क्यों आ रहा है? नहीं ना, उसको नहीं सर। उसको फील की जरूरत नहीं है कि नहीं यार बटन कहाँ लगाती है, ऊपर नहीं नीचे, कलर मजा नहीं आता, तो उसको मशीन की जरूरत नहीं होती। तो मशीन को हम क्या पास करते हैं, API पास करते हैं। तो एक API जो होती है वो दूसरे मशीन उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजा, वो जेसन फॉर्मेट डेटा रीड कर रहा है। कि जेसन फॉर्मेट किस टाइप का डेटा है? ग्लोबल डेटा है। ग्लोबल डेटा जो नेटवर्क पे ट्रैवल किया जाता है। तो यहां तक समझ में आया? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो एक मशीन दूसरे मशीन से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, डेटा ट्रांसफर कराता हो, तो ऐसे एप्लीकेशन जो हम डिजाइन करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में GUI का रोल है। UI यूजर इंटरफेस बनाएंगे UI? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में जब भी आप काम करोगे तो वहां UI नहीं होगा, वहां API होंगी, वहां सिर्फ API बनाई जाती है। सर्वर की पूरी लॉजिक लिखी जाएगी, पूरी API की टेस्टिंग होगी, API परफेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, डेटा रेस्पॉन्स कर रहा है नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा, तो ये सब चीज की टेस्टिंग होने के बाद कनेक्ट कर देंगे दूसरी मशीन से। समझ में आया? तो API का रोल क्या है? दूसरे मशीन को इंस्ट्रक्शन भेजने की, दूसरे सर्वर को इंस्ट्रक्शन भेजने की। ठीक है? तो यस सर। हाँ, तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की जब भी बात आएगी तो वहाँ API वर्क करता है। वेब एप्लीकेशन की जब भी बात आएगी तो वहाँ यूजर इंटरफेस बनाए जाते हैं, UI। तो यूजर इंटरफेस एक नॉर्मल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बनाया जाता है। और एक होता है UX यूजर एक्सपीरियंस। नाम सुने हो UX का? UX डेवलपर। हाँ, नाम सुने हो यार? यस सर, सुना है लेकिन पता नहीं। आज पता चल जाएगा। तो UX होता है यूजर एक्सपीरियंस। इसको मालूम होगा क्या नाम है, विश्वास को। हम्म, यूजर एक्सपीरियंस, UX डेवलपर, UI डेवलपर, UX डेवलपर। तो UX डेवलपर क्या करते हैं, यूजर एक्सपीरियंस मीन्स काफी चीजें थोड़ा सा इंटरेक्टिव होंगी, रेस्पॉन्सिव होंगी, डायनेमिक होंगी, मतलब काफी फास्ट होगी, लोडिंग फास्ट होगी, हर चीजें फास्ट होगी, तो इसको बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कौन करता है आपको? UX, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, नॉकआउट, ये सारे एप्लीकेशंस क्या आते हैं, UX यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है? तो एंगुलर में सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आएगी इसको हैंडल करता है कौन सा? एक पार्ट है, एक लेयर है, जिसको बोलते हैं राउट लेयर। राउट, ठीक है, अभी बताएंगे। राउट लेयर। दूसरा लेयर होता है आपका कौन सा कंपोनेंट लोड करना है? कंपोनेंट नहीं, ये क्या होगा? TS, टाइप स्क्रिप्ट फाइल। ये क्या है? ये सारे TS फाइल है। ये मल्टीपल TS। और एक होता है सर्विस। क्या होगा? सर्विस लेयर।
सर्विस लेयर का काम क्या है? सर्विस लेयर और तो चीजें थोड़ा सा है, बताते हैं आपको कैसे कैसे काम करेंगे। तो ये होता है सर्विस, एस में सर्विस, टी एस मीन्स टाइप स्क्रिप्ट, आर मीन्स राउट। राउट, ये राउट करना मीन्स नेविगेट करना कोई चीजों को, कि हमारे पास यूआरएल आया होम या लॉगिन, तो लॉगिन राउट जो आया है लॉगिन, तो कौन सा टीएस फाइल एग्जीक्यूट करना है, ये टीएस फाइल कौन से कंपोनेंट को लोड करेगी। तो टीएस फाइल में क्या चीजें रहती हैं? टाइप स्क्रिप्ट फाइल है, ये कंपाइल होगा तो कन्वर्ट होगा किसमें? जेएस फाइल में, जावास्क्रिप्ट फाइल में। और ये टीएस फाइल जो कंटेन करता है ये आपका HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स आपका दिया जाएगा। टीएस फाइल में जो डेटा आया है ये कन्वर्ट होगा किसमें? जेएस फाइल में। तो जेएस फाइल इंटीग्रेट करेगा किसके साथ? HTML के साथ। ठीक है, तो टीएस फाइल जो है ये इन दोनों के बीच पे काम करता है, किसमें? सर्विस और टीएस फाइल, सर्विस और टीएस फाइल, सर्विस और टीएस फाइल। तो सर्विस जो बनाया गया है ये कम्युनिकेट करता है आपका सर्वर, सर्विस लेयर से कम्युनिकेट करता है सर्वर। तो ये भी जो डेटा आ रहा है किस फॉर्म में आ रहा है सर्विस, तो इसके बीच में हम यूज करते हैं HTTP URLs। कैसे कनेक्ट किया जाएगा? HTTP क्लाइंट, तो ये कम्युनिकेट करता है किसके? सर्विस लेयर की हेल्प से। तो HTTP क्लाइंट जो है ये इंटीग्रेट, ये बताता है कि है जैसे कि आपको जाना है कौन सा, ये टीएस, ये राउट बताया किसका? लॉगिन का। लॉगिन में आपको रिक्वायरमेंट है लॉगिन, तो सर्विस क्या करना है? लॉगिन करना है। तो लॉगिन के लिए ये ये सर्वर बताएगा कि आपको जाना कहाँ है। तो एक सर्वर का यूआरएल इधर है, दूसरे सर्वर का यूआरएल इधर है, तो यहाँ से यहाँ आए तो ये इंटीग्रेट करेगा, और यहाँ से वहां जाना है तो ये इंटीग्रेट करेगा। तो लॉगिन पे जाना है तो लॉगिन सर्वर, लॉगिन सर्वलेट का जो सॉरी लॉगिन सर्वर जहाँ पास सर्वर है उसकी एड्रेस चाहिए। तो लॉगिन सर्वर कौन से एड्रेस पे है? ये एड्रेस पे है। तो सर्वर इस सर्वर का पोर्ट नंबर, इस सर्वर का एड्रेस और इस सर्वर का एप्लीकेशन नेम और लॉगिन यूआरएल जब आप इसको देंगे, सर्विस में बाइंड करेंगे, तो ये सर्विस जाएगा किससे? कम्युनिकेट करेगा इससे। उसके बाद चेक करेगा, वैलिडेट करेगा, यस वैलिड है, वापस रेस्पॉन्स आएगा सर्विस के पास। सर्विस के पास रेस्पॉन्स आने के बाद रिटर्न करेगा किसको? टीएस फाइल को। टीएस फाइल बाइंड किया है किससे? कंपोनेंट से। तो कंपोनेंट क्या किया जाएगा? टाइप स्क्रिप्ट का जो कोड है वो कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? जेएस फाइल में। तो जेएस फाइल से बाइंड किया जाएगा HTML में। क्या रेस्पॉन्स लिखा जाएगा इसमें? सक्सेसफुल लॉगिन क्रेडेंशियल या फिर जो भी चीज लिखना। तो ये HTML पे CSS और जावास्क्रिप्ट ये कंप्लीट कंपोनेंट URL जो राउट आया है इसको रिटर्न किया जाएगा रेस्पॉन्स में, और यहाँ लोड होगा आपका सक्सेस, लॉगिन सक्सेस। क्योंकि ब्राउजर क्या अंडरस्टैंड करता है? फाइनली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो कंपोनेंट क्या भेजा गया है? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। आया पूरा सिनारियो समझ में? है थका दिया यार तुम लोग। यस सर आया। विश्वास कहाँ गया? विश्वास यस सर। हाँ जी सर। समझ में आया कॉन्सेप्ट पूरा फ्लो? हाँ जी, हाँ जी। तो मजा आ रहा है एंगुलर? ऐसा एंगुलर मजा आ रहा है कि सर नहीं? कल की क्लास चाहिए थी, कल अटेंड नहीं कर पाए थे। अरे अभी कल की मूवी रिलीज हुई है, तुम क्लास की बात कर रहे हो? मूवी देखो।